हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर तारिक कमाल। फिटनेस की दुनिया में आप सबका स्वागत है, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। दोस्तों, आज का ये एपिसोड हमारे इस फिटनेस सीरीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी सेगमेंट है, जिसमें हम बात करेंगे अपनी बॉडी, इसकी मस्कुलोस्केलेटल बनावट, ये कैसे वर्क करती हैं और उन कुछ स्ट्रक्चर्स और उनमें हो रहे नेगेटिव चेंजेस की, जिनकी वजह से हमारी ये ज्वाइंट्स और मसल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके पीछे क्या रीजन है, कौन सा स्ट्रक्चर कॉज कर रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो लोग फिट हैं, आई विश कि आगे भी वो फिट रहें, उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि कैसे और कब कब हमारे ये स्ट्रक्चर्स हमारी इन प्रॉब्लम्स को कॉज करने लगते हैं। तो आइए एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में हमारी बॉडी की बनावट, ये कैसे वर्क करती है और इन कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में जान। दोस्तों, जैसे एक बिल्डिंग एक ढांचे के ऊपर बनी रहती है, ऐसे ही हमारी बॉडी भी हड्डियों के ढांचे के ऊपर बनी है। ये सारी हड्डियां अलग अलग ज्वाइंट से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिनको हम स्केलेटन कहते हैं। ज्वाइंट में आपसी पकड़, उनमें मजबूती और जो उनको स्टेबिलिटी देने का काम होता है, वो बेसिकली लिगामेंट का होता है। मसल्स भी इसमें हेल्प करती हैं। मसल्स ज्वाइंट को मूवमेंट और मोबिलिटी देती हैं। ज्वाइंट्स में जो हड्डियां इन्वॉल्व होती हैं, उन हड्डियों के एज पर, उनके सरफेस पे एक सॉफ्ट कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, जो ज्वाइंट के मूवमेंट को और उनकी ग्लाइड्स को स्मूथ बनाता है और ज्वाइंट्स की आपसी रगड़ को, यानी कि हड्डियों के आपसी रगड़ को बचाता है। ज्वाइंट के इन्हीं स्ट्रक्चर्स में कुछ निगेटिव चेंजेस आ जाने से हमारी बॉडी के कुछ कंपोजिशंस, जैसे कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी, या एक एज के बाद जब हमारी ये हड्डियां घिसने लगती हैं या ये कार्टिलेज का सरफेस या लेयर घिसने लगती है, तो ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर की जिसे हम और आप बहुत ज्यादा इग्नोर करके रखते हैं, हमारा स्पाइन, यानी कि रीढ़ की हड्डी। दोस्तों, हमारा स्पाइन गर्दन से शुरू होकर हमारे टेल बोन तक होता है। हमारे स्पाइन का काम मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देना। इसके अलावा हमारा स्पाइन हमारी डेली लाइफ में जो झटके आते हैं, हमें जो जर्क लगता है, उससे हमें बचाता है, यानी शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। दोस्तों, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं कि हमारे स्पाइन का एक स्पेशल शेप होता है। इस शेप को मेंटेन करके रखना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा बैठने का, उठने का, लेटने का, ऑफिस में या घर पे काम करने का जो तरीका होता है, वो सारे तरीके हमारे स्पाइन के शेप को बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं। आप कुछ फोटो देख सकते हैं। यही गलत पोस्चर जब एक लंबे टाइम के लिए हो जाता है, जिसे हम रॉन्ग और सस्टेन पोस्चर कहते हैं, और ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, तो ऐसे ही पोस्चर के अकॉर्डिंग हमारा स्पाइन भी धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ऐसे ही शेप लेने लगता है, जिसकी वजह से हमारे स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ज्यादातर लोअर बैक पेन या सर्वाइकल रिलेटेड पेन हमारे इन्हीं स्पाइन्स की शेप में हो रहे चेंजेस की वजह से होते हैं। कोई भी काम करते वक्त स्पाइन की पोजीशन नॉर्मल होनी चाहिए। हम अपने स्पाइन को जितना आगे झुकाकर काम करते हैं, वैसे वैसे उसके ऊपर पड़ने वाला लोड भी बढ़ता है, जिससे स्पाइन और उसके आसपास की मसल्स के ऊपर एक लोड पड़ने लगता है, ओवर स्ट्रेस पड़ने लगता है, जिसकी वजह से स्पाइन से रिलेटेड जो मस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी होने लगती हैं। स्पाइन में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जैसा कि आप स्पाइन की फोटो देख सकते हैं, इनमें एक के ऊपर एक हड्डियां होती हैं और हर हड्डियों के बीच में एक सॉफ्ट गद्देदार स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम डिस्क कहते हैं। इसका मेन काम कुशनिंग का होता है, यानी कि ये हमें झटकों से या जर्क से बचाता है, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। आप पूरे स्पाइन को अगर देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली इसका वर्क या इसकी इमेज ऐसे ही लगेगी जैसे हमारी गाड़ियों या बाइक में जो हमारा शॉकर होता है। डिस्क से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क में होता क्या है कि ये जो डिस्क जो हड्डियों के बीच में होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सॉफ्ट होती हैं, इनके ऊपर जब प्रेशर एक्स्ट्रा पड़ने लगता है या जो कंप्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, तो ये डिस्क दबने लगती है, जिसकी वजह से ये अपनी जगह से मूव करने लगती हैं, जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। जब ये डिस्क स्लिप होकर इतना आगे निकल जाती है कि अपने रूट में आ रही नर्व को, जिनमें एक नर्व होती है सियाटिक नर्व, उनको दबाने लगती है, उनको कंप्रेस करने लगती है, तो जो सियाटिक नर्व का रूट है, कूल्हे से होता हुआ जो पैरों के नीचे तक जाती है, इसमें एक अलग सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसे हम सियाटिका या सियाटिका रिलेटेड पेन कहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे स्पाइन या स्पाइन से रिलेटेड स्ट्रक्चर या स्पाइन के शेप में हो रही प्रॉब्लम से बहुत सारी हमारी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। अब हम हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मसल। मसल्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो है मूवमेंट। मसल्स में ये मूवमेंट हमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से मिलती हैं, और मसल्स में ये कॉन्ट्रैक्शंस हमें नर्व से मिलती हैं। यानी कि हमारी बॉडी में अलग अलग स्पेसिफिक नर्व्स होती हैं जो अलग अलग स्पेसिफिक मसल्स को इनोवेट करती हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और मसल मूवमेंट होती हैं।
जैसे मैं अपना हाथ बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, तो जो मेरे लिप्स की मूवमेंट है, हमारा बैठना, उठना, चलना या कोई भी काम करना, ये सब कुछ मसल मूवमेंट की वजह से होता है विद द हेल्प ऑफ जॉइंट। मसल का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारे पोस्चर या हमारे किसी स्पेसिफिक पोजीशन को होल्ड करना, उनको कंट्रोल करना। जैसे आप खड़े हैं या बैठे हैं तो हमारे इस पोस्चर को जो चीज कंट्रोल करके, जो चीज होल्ड करके रखती है, वो हमारी मसल्स होती हैं। मसल और इसके मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में हो रहे रोल को समझने के लिए हमें ये 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल टाइट है या फ्लेक्सिबल है या ज्यादा फ्लेक्सिबल है। नंबर 2, मसल का यूज, मसल का ओवर यूज तो नहीं हो रहा है या ऐसा तो नहीं है कि हम मसल्स को बहुत कम ही यूज कर रहे हैं। नंबर 3, मसल स्ट्रेंथ, यानी कि हमारी मसल वीक तो नहीं है, क्योंकि मसल वीकनेस से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से मसल वीकनेस भी हो जाती हैं। दोनों कंडीशन में हमारी मसल्स के स्ट्रेंथ को बरकरार रखना या उनको डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए अब देखते हैं कि मसल्स कैसे हमारी इन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स में रोल प्ले करती हैं। दोस्तों, मसल्स को उतना फ्लेक्सिबल जरूर होना चाहिए ताकि वो जॉइंट की मूवमेंट को अच्छी तरह से प्ले कर सकें। मसल्स अगर टाइट है या उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो जॉइंट की अच्छी मूवमेंट नहीं हो पाती या उनकी अच्छी मोबिलिटी नहीं हो पाती या उनकी पूरी रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से स्ट्रेन या मोच आना आम सी बात हो जाती है। इसके अलावा जब हमारी मसल्स टाइट होती हैं तो मसल पुल होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज है मसल का यूज या ओवर यूज। अगर हम अपनी मसल्स को उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ या उनकी क्षमता से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इससे जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे मसल क्रैम्प या मसल ट्विच। वैसे मसल क्रैम्प का रीजन इलेक्ट्रोलाइट की कमी भी होता है, लेकिन ज्यादातर मसल क्रैम्प मसल के ओवर यूज से भी होता है। मायोसाइटिस यानी मसल इन्फ्लेमेशन भी मसल्स के ओवर यूज या मसल्स के ओवर स्ट्रेस की वजह से होता है। मसल्स के किसी पर्टिकुलर एरिया पर जब बार बार रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ने लगता है, उससे मसल इन्फ्लेमेशन भी होने लगता है। तीसरी चीज है मसल स्ट्रेंथ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मसल का एक और काम होता है हमारी किसी पोजीशन को या हमारे किसी पोस्चर को होल्ड करके रखना, उसको मेंटेन करके रखना, उनको कंट्रोल करना। हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम कर रहे हो, हमारा जो काम करने का जो तरीका होता है, हमारी जो पोजीशन होती है, इसमें हमारी बॉडी के ऊपर या हमारे मसल्स के ऊपर एक स्ट्रेस पड़ता है। अगर मसल वीक हैं तो इन स्ट्रेसेस को, इन एक्सर्शंस को झेल नहीं पाती और इससे जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह सेगमेंट आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको यह सेगमेंट अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मैं कोई भी सेगमेंट लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम अगले सेगमेंट में मिलेंगे जिसमें हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। गुड बाय।